करना है अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक जो हमारा टर्म है सर्च और एक है स्टेटस। सर्च मतलब किसी भी चीज को क्या करना? फाइंड आउट करना, पता करना, ठीक है। और पता करने के बाद उसके क्या पोजीशन है, वो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन को बताना, उसका स्टेटस उसको बताना, उसको क्या कहेंगे हम? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। यानी किसी भी चीज के बारे में। अब जैसे आपको पता है अगर कोई दो लोग हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज हो रही है उनकी, तो वहां पे फैमिली वाले क्या करते हैं कि बस शक्ल देख ली और हाँ बोल दिया? नहीं भाई, वो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री, जैसे आपने सुना होगा जो बीच के उनके दलाल होते हैं, तो वो लोग क्या काम करते हैं? ब्रोकर बेसिकली। तो वो लोग क्या काम करते हैं? ऐसे बताते हैं एक दूसरे को कि अच्छा ये वाला एक पर्सन है इस एरिया में और ये जो है आपके बेटे के लिए सूटेबल है, फाइन। तो अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया और आप मान लोगे क्या? ऑब्वियसली हम ऐसे बात पे तो बिलीव नहीं करते हैं ना, हम उसके बारे में सबसे पहले तो उसका जो बायोडेटा है वो चेक करेंगे, क्या करता है भाई, क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, ये सब कुछ चेक करेंगे। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? और पता करवाते हैं उसके बारे में। अब हम उसकी जो भी आस पड़ोस के पड़ोसी रिलेटिव्स नेबर हैं इन सबसे पूछेंगे कि भाई वो बंदा कैसा है ना, एकदम मतलब प्रॉपर हम सर्च करवाते हैं उसकी। और उस सर्च के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें फर्दर मूव फॉरवर्ड करना है या फिर हमें वो जो रिश्ता है उसको कॉल ऑफ कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली हम जैसे वहां पर क्या कर रहे हैं? एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब वहां पे ट्रांजैक्शन क्या है? शादी करने का, फाइन। तो वहां पर आप लोग क्या काम कर रहे हो? सर्च करवा रहे हो। तो एग्जैक्टली वैसे ही अब एक कंपनी है, तो एक कंपनी में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लेट्स से कोई बैंक है, अब कोई बैंक है तो वो बैंक एक कंपनी को लोन देने वाला है। तो अब वो लोन देगा तो क्या वो ऐसे ही किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके लोन दे दे कि डायरेक्टर ने 5 बार प्लीज बोल दिया चल मैं कंपनी को लोन दे दूं? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वहां पर जो बैंक वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि क्या ये कंपनी रिलायबल है भी या नहीं है, क्या ये कंपनी हमारा पैसा वापस कर देगी या नहीं कर देगी। ऑल्सो चार्ज क्या होता है आपको पता होगा, अगर कोई भी बैंक या एफआई लोन दे रहा है तो वो आपसे क्या रखेगा? कोलेट्रल, ठीक है, या आपके असेट के ऊपर क्या क्रिएट करेगा? मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस कंपनी ने पहले से ऑलरेडी क्या कर रखा हो? अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर और भी बहुत सारे चार्जेस क्रिएट कर रखे, ठीक है। तो अब जो भी बैंक है, नया बैंक है, अगर वो लोन देगा तो उसको कंपनी का स्टेटस, कंपनी का हिस्ट्री पता होना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल। कंपनी पे एग्जिस्टिंग कितने चार्जेस है, कंपनी ने क्या कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या इन द रीपेमेंट अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का प्रेजेंट क्या स्टेटस है, ये सब जानना होता है बैंक को। और इसके बेसिस पर ही बैंक डिसाइड करेगा कि क्या मुझे अब कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब मान लो ठीक है कंपनी की पोजीशन अच्छी है पर कंपनी की प्रॉपर्टीज पे ऑलरेडी इतने सारे चार्जेस क्रिएट है, ठीक है, पहले लेंडर्स के फेवर में। अब अगर बाय चांस की बात है कंपनी पैसा नहीं पे कर पाए और अगर आपको प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ा तो आप देखो ना कि आपको कौन सा नंबर आ रहा है। पता चले आपके पहले 4 बैंक और बैठे हैं, आपका नंबर ही नहीं आया सेलिंग के बाद में। तो वही आपकी क्या पोजीशन होगी अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है, या बाय चांस की बात है मान लो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तब आपको कौन से सीक्वेंस में पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है या कंपनी की पोजीशन काफी अच्छे वो रीपेमेंट कर देगी, तब तो आप उसको लोन दोगे। यानी आप उस सर्च रिपोर्ट के बेसिस पे क्या डिसाइड करोगे कि वेदर आपको मूव फॉरवर्ड करना है लोन देने के लिए या आपको मूव फॉरवर्ड नहीं करना। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें बेसिकली बैंक क्या काम करेगा? वो एक प्रोफेशनल को हायर करेगा। प्रोफेशनल जनरली वो सीएस को ही हायर करते हैं बिकॉज उनको नॉलेज है, क्योंकि कंप्लायंस एस्पेक्ट्स वाली सारी चीजें, हिस्ट्री निकालने वाली, तो वो प्रोफेशनल को हायर करेंगे, जनरली सीएस को ही कर देते हैं। और वो सीएस क्या करेगा? जो हमारी कंपनी है उस कंपनी की पूरी डिटेल्स, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के असेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी के असेट्स के ऊपर कितने चार्जेस अभी क्रिएटेड हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं कंपनी पे, कंपनी का डिफॉल्टिंग स्टेटस, और अगेन उनकी क्या पोजीशन रहेगी अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सब चीजों की एनालिसिस या हम कह सकते हैं सर्च। तो ये सारी सर्च कौन करेगा? सीएस करेगा। सर्च करके उसको कंपनी का स्टेटस,
पता चलेगा कि नहीं कंपनी जो है ना वो काफी ग्रो कर रही है, या उसको पता चल जाएगा कि कंपनी काफी वीक कंपनी है, ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस है, ऑलरेडी बहुत डेट बर्डन है इसके ऊपर। तो जो भी कंपनी का स्टेटस है वो कंपनी का स्टेटस उसको पता चलेगा। फिर उसने सर्च करने के बाद जो स्टेटस पता किया है उसको वो एक रिपोर्ट में सबमिट करेगा। किसको? जिसने वो रिपोर्ट बनवाई है, दैट इज जो हमारा बैंक है, लेंडर है, वो उसको वो रिपोर्ट को सबमिट करेगा। अब एक चीज है, यहां पर रिपोर्ट बना के बस वो ये नहीं लिख देगा कि कंपनी के इतने लोन है, ये है, इतने चार्ज है, खत्म। नहीं, उसको रिपोर्ट में स्टेटस तो लिखना ही है, साथ के साथ उसको अपनी एडवाइस भी लिखनी है। यानी यहाँ पे उसको जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी की वो तो बतानी है, साथ ही साथ उसको और क्या बताना है, तुम क्या एडवाइस दे रहे हो। क्या तुम बोल रहे हो कि बैंक को लोन देना चाहिए कि कंपनी की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है, या तुम्हारे अकॉर्डिंग्स में बैंक को कंपनी को लोन नहीं देना चाहिए बिकॉज द पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारी क्या एडवाइस है, तुम्हें उस रिपोर्ट में वो भी लिख कर देना है। मानना नहीं मानना टोटली डिपेंड्स अपॉन द बैंक और द लेंडर व्हाटएवर, लेकिन तुम्हें सर्च करके स्टेटस तो बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें और क्या करना है, तुम्हें वहां पर अपना खुद का जो तुम्हारा ओपिनियन है कि वेदर टू मूव फॉरवर्ड द ट्रांजैक्शन और टू अवॉइड सच ट्रांजैक्शन, जो भी तुम्हारा ओपिनियन है वो तुम्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के दो पार्ट्स हैं, एक तो आप एक्चुअली सर्च करके स्टेटस बताओ और दूसरा रिकमेंडेशन, एडवाइस, अपना ओपिनियन भी दो। करेक्ट? तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसके बेसिस पे लेंडर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा और हमें फीस मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा होता है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो भी वो सर्च करेगा, वो सर्च के लिए वो कंपनी की वेबसाइट पे जा सकता है, वो एमसी की वेबसाइट पे जा सकता है, कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट निकाल सकता है फीस वगैरह पे करके, ऑब्वियसली कंपनी के स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग एरिया में अवेलेबल है वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कंबाइन करके सर्च करके एक साथ रिपोर्ट में प्रेजेंट करके दे देगा। तो इससे बैंक को जरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल ने सारा काम इजी कर दिया। तो ये तो वन ऑफ द एग्जांपल है कि लेंडर्स यानी मोस्ट प्रोबेबली जो ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाते हैं वो लेंडर्स ही बनवाते हैं, पर उसके अलावा और भी लोग हैं जो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवा सकते हैं। जैसे कंपनी में कोई नया पर्सन आ रहा है डायरेक्टर बनने के लिए, अब उसको पता होना चाहिए ना, मान लो वो डायरेक्टर बनकर आया, जैसे ही आते ही उसके ऊपर कंपनी ने डिफॉल्ट फोड़ दिया, पिछले इतने सालों से वो फ्रॉड करती आ रही है, जैसे ही वो एंटर किया फ्रॉड पकड़ा गया और वो भी फंस जाता है और उसके ऊपर क्या लायबिलिटी आ जाती है, अनलिमिटेड। अरे भाई मुझे पता ही नहीं था कंपनी फ्रॉड वाली है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। तो इसीलिए कोई डिफॉल्टिंग कंपनी है, ठीक है, उसके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स कैसे है, उसका क्या स्टेटस है, क्या हिस्ट्री है, तो डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, वो जानने के बाद ही उनको लग रहा है इतनी डिफॉल्टिंग कंपनी का फ्रॉड व्रॉड निकल गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो वो जाएगा ही नहीं। तो डायरेक्टर भी अपॉइंटमेंट से पहले सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गए। इसके अलावा इन्वेस्टर, कोई पर्सन है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अब उसको पता होना चाहिए ना कि मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा हूं, अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूं, ओनर बन रहा हूं, क्या वो कंपनी लायक भी है मेरे, ठीक है, क्या मेरे पैसे की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ तो छोड़ो, रेपुटेशन क्या है उस कंपनी की, और उसका पास्ट स्टेटस क्या है, हिस्ट्री क्या है, लोग कैसे हैं उसमें, तो उसको भी पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करके आएगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स हैं, ये सब भी स्टेटस जानने के लिए। अब मान लो उनको लग रहा है कोई ऐसा रैंडम कंपनी है अच्छी खासी चल रही है बस स्टिल मे बी कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो वो भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं, मतलब रिमेनिंग स्टेक होल्डर्स। तो कोई भी प्रिपेयर करवा सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली जो बैंक्स होते हैं और एफआईज होते हैं वो प्रिपेयर करवाते हैं। तो जो अपना पूरा चैप्टर है उसमें जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो किसका गिवन है, बैंक्स वगैरह के केस में गिवन है। तो क्या सबको क्लियर है? मीनिंग दो पार्ट्स हो गए, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में आपको ओपिनियन भी देना है, तो फैक्ट्स भी बताने हैं और आपका क्या ओपिनियन है आपको वो भी बताना है। ठीक है, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर गिवन है। अच्छा, ये जो अपनी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है इसे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्योंकि वो बताता है ना कि कंपनी की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, पास्ट में क्या थी, अब क्या है, वो सब कुछ। देन आपको गिवन है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, तो जो भी हमने बात की, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस बेसिकली किस किस को वो हेल्प कर सकती है, तो बैंक्स को हेल्प कर सकती है। बैंक क्या क्या जान पाएंगे, पूरा लोन के बारे में, ठीक है, और चार्जेस के बारे में, तो
तो जैसे किस डेट पे कंपनी ने कौन सा लोन लिया, उसके ऊपर कितने चार्जेस क्रिएट है, चार्ज होल्डर कौन है, चार्जेस के टाइप्स कि किसी एक अकेले लेंडर का चार्ज है, कंसोर्टियम सबने ग्रुप बनाकर और एक ही साथ सबके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया है, कितना अमाउंट का लोन है, प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, टाइम पीरियड क्या है रीपेमेंट का, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सारी की सारी चीजें वो बैंक्स जान पाएंगे। देन आते हैं अपने डायरेक्टर्स, उनको भी जानना होता है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो जो भी लोगों को इंटरेस्ट होता है कोई डिसीजन लेने से पहले वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, और वो खुद आलसी हैं, उनको लगता है कि यार हम ढूंढेंगे करेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल को हायर कर लेते हैं, वो जो है अब देखो उसके पास नॉलेज ज्यादा है ऑब्वियसली और उसका काम है तो टाइम भी डिवोट करेगा उसमें, तो वो आपको अलग अलग जगह से डेटा कंपाइल करके एक रिपोर्ट पे प्रिपेयर करके दे देगा और उसके बाद ओपिनियन भी दे देगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब आ जाते हैं हम लोग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक गिवन है, जैसे मैंने बताया कि इस पूरे चैप्टर में आपका जो मेन फोकस डाल रखा है वो लेंडर्स वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर रखा है कंपनीज एक्ट के पोर्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके जो चार्जेस के सेक्शंस है ना वो पूरा चार्जेस का आपको डिटेल दे रखा है, क्योंकि अभी हमने क्या बात की, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में क्या करना होता है, बैंक्स वगैरह को पता करना होता है कि आपके कौन कौन से लोन्स हैं और कितने चार्जेस क्रिएटेड है। तो चार्जेस के कंसर्न में कंपनीज एक्ट क्या कहता है वो पूरे सेक्शंस के आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो वो हम एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं। हाँ, तो जो हमें प्रोविजन गिवन है चार्जेस का वो हमें किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 77 सबसेक्शन 1। अब बेसिकली क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी है, अब देखो जो चार्ज वो क्रिएट कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी पे, कहाँ कर सकती है, इंडिया में भी क्रिएट कर सकती है और इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी पे भी वो चार्ज क्रिएट कर सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैंजिबल है चाहे वो प्रॉपर्टी इनटैंजिबल है, जैसा भी है उसको उस चार्ज को क्या करवाना पड़ेगा, उस चार्ज का उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉर्म नंबर क्या है CHG1 और डिबेंचर्स हैं तो उसका फॉर्म नंबर क्या है CHG9, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन है उसके हमें अलग अलग जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड गिवन है, तो वो हम इस चार्ट से देख लेंगे। अब देखो जो आपका चार्ज क्रिएटेड हुए हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर वो चार्ज आइदर कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आने से पहले क्रिएट होंगे, ये जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है आइदर कोई चार्ज होंगे जो ये 2019 से पहले क्रिएट हो चुके होंगे, ठीक है, या कुछ चार्जेस होंगे जो इस अमेंडमेंट के आने के बाद बने होंगे। तो अब हम देखते हैं अगर जो आपके चार्जेस हैं वो अमेंडमेंट के आने से पहले ही क्रिएट हो चुके हैं, तो जब भी आपका चार्ज क्रिएट हुआ आपको क्रिएशन के 30 डेज में क्या करवाना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। चार्ज क्रिएशन के 30 डेज में क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। लेकिन पता है ना हम इंडिया वाले हैं, डीट है भाई, एक बार के टाइम में तो काम होता ही नहीं है, एक्सटेंशन तो हम लेते ही लेते हैं। तो क्या बोल दिया, ठीक है भाई अगर 30 डेज में नहीं हुआ तो आपको फर्दर एक्सटेंशन कितने डेज का मिल जाएगा, 270 डेज का मिल जाएगा। दैट मीन्स 30 + 270, तो क्रिएशन से टोटल कितने डेज हो गए, टोटल आपके हो गए 300 दिन। तो ये आपको कब है, जब आपका चार्ज अमेंडमेंट आने से पहले का क्रिएटेड है। तो 30 + 270 टोटल क्रिएशन से कितने हो गए 300 डेज। अब वही अगर आप एक्सटेंशन लोगे तो आपको एक्स्ट्रा फीस तो वो पे करनी पड़ेगी, पर टोटल आपको क्रिएशन के 300 डेज में ये काम कर लेना है, ठीक है। मान लो ये भी डेज चले गए, अभी भी डीट हो, अभी भी आपको अक्कल नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा। और ये फर्दर एक्सटेंशन आपको कब अलाउ किया गया है, जब ये अमेंडमेंट आया था उस अमेंडमेंट के आने के बाद में आपको एक्सटेंशन दिया कि ठीक है भाई पहले वाले काम अगर अभी तक नहीं हो रहे हैं, अमेंडमेंट आ गया है तो पहले वालों के लिए भी कुछ स्कोप दे दो आप रजिस्ट्रेशन का। तो ये बोला है कि पहले से क्रिएटेड था पर आपने एक्सटेंशन वाला टाइम भी खत्म हो गया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आने के बाद भी तुम कितना टाइम ले लो, तुम 6 महीने का टाइम ले लो और एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो अमेंडमेंट आने के 6 महीने के विद इन रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो कितना टाइम मिल गया, 300 डेज पहले, फिर भी डीट थे नहीं कर पाए, अमेंडमेंट आ गया बीच में, तो अमेंडमेंट आने तक भी आपने नहीं करा है तो फिर आपको हम फर्दर 6 मंथ्स देंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये टाइम तब चला गया बट ठीक है प्रोविजन में लिखा हुआ है तो हमें रीड करना है। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, अगर आपका कोई चार्ज क्रिएट हुआ था कब, ऑर्डिनेंस आने के बाद में, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद में ही आपको कोई चार्ज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल टाइम पीरियड है, जब भी आपने क्रिएशन किया तो क्रिएशन के कितने डेज में आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना है।
आपको विद इन 30 डेज में क्या करवा लेना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। लेकिन अगेन भाई डीठ आदमी हो, नहीं मानते हो, तो तुम्हें क्या बोल दिया है कि 30 डेज और ले लो। तो टोटल जो आपको लॉ में लैंग्वेज गिवन है वो क्या गिवन है, क्रिएशन के कितने डेज में, 60 डेज में। तो 30 पहले मिल गए, 30 का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो 30 + 30 क्रिएशन से टोटल कितने हो गए, 60 डेज में आपको वो काम कर लेना है। बट भाई अभी भी डीट है, नहीं मान रहे, तो आपको फर्दर कितने डेज मिल जाएंगे, 60। तो 60 हो गए पहले, 60 हो गए बाद में। लेकिन अगेन याद रखना, फर्दर एक्सटेंशन है तो आपकी एक्स्ट्रा फीस तो जाने ही वाली है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको टाइम पीरियड की कंसर्न में ध्यान रखनी है सेक्शन 77 में। और फॉर्म नंबर ध्यान रख लेना, CHG 1 है नॉर्मल और CHG 7 है किस केस में, डिबेंचर्स के केस में। तो ये आपको यहाँ पे पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या बोल रहा है आपको कि अब हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो जो ROC है वो ROC हमें क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका फॉर्म नंबर क्या है हमारा, CHG 2। तो 1 तो किसका था, रजिस्ट्रेशन का, 9 भी रजिस्ट्रेशन का, CHG 2 किस चीज का है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हमें ROC इशू कर रहा है, ठीक है। अब हमें लगता है कि मैं बीच में कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए जो आपका फॉर्म नंबर है वो क्या रहेगा, CHG 3, ठीक है। ये सारा आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा है, पूरा चैप्टर आता है, यहाँ पर आपको वापस से रिपीट कर रखा है, ठीक है। तो रीडिंग कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, अब क्या बोला है, अगर आपने चार्ज का सेटिस्फैक्शन कर दिया, दैट मींस आपने पेमेंट कर दिया, आप चार्ज को रिमूव करोगे तो सेटिस्फैक्शन हो गया। तो अगर आपने चार्ज का सेटिस्फैक्शन कर दिया है तो आपको इंटीमेट करना है, रजिस्ट्रेशन पे इंटीमेट किया था, तब सेटिस्फैक्शन पे भी क्या करोगे, इंटीमेट करोगे। तो अब आप सेटिस्फैक्शन पे जो इंटीमेट करोगे वो सेटिस्फैक्शन से 30 डेज के अंदर अंदर इंटीमेट कर देना। और उसके लिए जो फॉर्म नंबर है दैट इज फॉर्म नंबर CHG 4। तो CHG 1, 9, 2, 3, 4 ये तीनों हमारे हो गए कंप्लीट। एक रजिस्टर बनता है CHG 7 में, वो भी आपको आगे यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। चलो अब हमें कुछ ट्रांजैक्शंस बता रखे हैं कि कब कब चार्ज शीट होगा, तो वही बेसिक्स हैं। कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, चाहे वो असेट्स जो है वो इंडिया में हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया में हो, ठीक है, तब आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशंस किया है, तो वो भी आपको मॉडिफिकेशन CHG 3 भी हमने रीड कर लिया, मॉडिफिकेशन भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे भी करके इन इंडिया या फिर आउटसाइड, टैंजिबल और अदरवाइज, या फिर फर्स्ट टाइम है या मॉडिफिकेशन है, सब में ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बताया था आपको CHG 7 में आपको क्या मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना है, ठीक है, कंपनी के पास में। तो ये हमारे पूरे हो गए प्रोविजन किसके रिगार्डिंग, चार्ज के रिगार्डिंग, ठीक है, सेक्शन 77। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब हम वापस से आते हैं बैक टू आवर टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है, सर्च रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब जो सर्च रिपोर्ट है हमने बात की थी, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सर्च करोगे, देन उसका क्या लिखोगे रिपोर्ट में, स्टेटस, और उसके बेसिस पे अपना क्या फॉर्म करोगे, ओपिनियन फॉर्म करोगे। तो अब कंपनीज एक्ट में यानी आपको किसी कंपनी की सर्च वगैरह करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे रिपोर्ट बनती है, वो हमें यहाँ पर पूरा गिवन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो हमारे स्टेप रहेगा कंपनीज एक्ट का, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा कि कंपनी है तो कंपनी का हमें जो भी डेटा चाहिए, अब चाहे कंपनी ले लो चाहे LLP ले लो, ठीक है, दोनों का ही डेटा हमें कहाँ अवेलेबल मिल जाता है, MCA की वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाता है। तो हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे जो टर्म यूज करेगा वो कंपनी यूज करेगा। तो आपका स्टेप नंबर 1 जो भी ये सर्च कर रहा है, कंडक्ट जो CS है, तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, वो MCA की वेबसाइट पे जाएगा और MCA की वेबसाइट पे कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप चेक कर सकते हो फीस का पेमेंट करके, तो वो MCA की वेबसाइट पे जाके कंपनी के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेगा। मतलब बेसिकली जो भी उस ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है फीस पे करके उसको चेक कर लेगा, ठीक है। अब हमने MCA पे चेक कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो, मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगता है हमें क्रॉस वेरीफाई करने चाहिए, तो हमने MCA पे तो चेक कर लिया, आप कंपनी में जाके कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड, रजिस्टर्स भी चेक कर सकते हो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि जो चीज MCA की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो कंपनी के पास भी मेंटेन्ड है या मेंटेन नहीं है। तो अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए स्टेप नंबर 2 में क्या करो, कंपनी के पास जाओ
और कंपनी में जाके आप कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करो, ठीक है। फिर आपने दोनों चेक कर लिए, स्टेप नंबर 3 वही है, दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर लो, कहीं को डेविएशन तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। डेविएशन है तो आप फर्दर चेक करोगे कि एमसीए पे गलत अपलोड हुआ है या कंपनी में गलत है, तो जो भी गलती है डेविएशन है आप उसको आगे फाइंड करो, और अगर मैच हो गया तो वेल एंड गुड। एंड देन अपना स्टेप नंबर 4 वही रहेगा कि आप उसको प्रेजेंट करोगे कहाँ पे, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये बेसिक हमें स्टेप्स यहाँ पर देखने हैं। तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, आपके एमसीए के पोर्टल पे जो भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको लिस्ट गिवन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन हो गया, देन जो चार्जेस के सर्टिफिकेट हो गए, एमओए हो गया, आर्टिकल्स हो गया, देन बैलेंस शीट हो गए, एनुअल रिटर्न्स हो गए, डायरेक्टर्स की डिटेल्स हो गई। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस इंसर्ट कर रखे हैं कि ये आप एमसी की वेबसाइट पे जाके किस तरीके से क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कैसे डॉक्यूमेंट आपके व्यू होंगे, क्या प्रोसेस है बेसिकली। तो आपकी बुक में जो प्रोसेस है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने तो किया भी होगा ट्रेनिंग वगैरह में, जिसने नहीं किया है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लो, ठीक है, और फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जैसे आपको याद हो ना कंप्यूटर में करते थे, क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड एसेसरीज एंड देन ये वो सब चीजें, तो वैसे यहाँ पर भी आपको ना स्टेप बाय स्टेप थ्योरी वाला प्रोसेस गिवन है, तो उसको मैंने आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में दे रखा है पिक्चर्स में। देखो सबसे पहले आप गूगल पे जाके एमसीए की जो होम पेज है वहां पर जाओ, एमसीए की वेबसाइट आपको ओपन होती हुई दिख जाएगी ऐसे। इसके बाद में आपको यहाँ पे एमसीए सर्विसेज दिख रहा होगा, तो आप वहां पर क्या करो, एमसीए के सर्विसेज पे क्लिक करो, ठीक। तो स्टेप नंबर 1, एमसीए वेबसाइट पे क्या करो, लॉग इन करो, आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड है, ठीक है। तो आप लॉग इन कर लोगे, लॉग इन करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर आप किस पे क्लिक करो, एमसीए सर्विसेज पे आप वहां पर क्लिक करो, ठीक है। मोदी जी आपको दिख जाएंगे वहां पे। इसके बाद में जैसे ही आप एमसीए के सर्विसेज पे क्लिक करोगे, आपको एकदम ऐसे कॉर्नर में मिल जाएगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज। हेडिंग क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज, और उसके अंडर में आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो आप क्या करो, उस ऑप्शन पे टिक करो, क्लिक कर लो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। फिर आप जैसे ही व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट करोगे, देखो हम कहाँ गए थे, अब आपको याद आ जाएगा, इस तरीके से हम लिखते थे कंप्यूटर में कि पहले हम यहाँ गए स्टार्ट, देन एसेसरीज एंड पेंट, जो भी यहाँ पर क्या है, होम पे गए, होम के बाद एमसीए सर्विसेज पे गए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज पे गए, और देन हम कहां पर गए, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इसका आपको स्टेप बनाना है थ्योरेटिकल फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा, फाइन। फिर आप जब ऐसे जाओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको एलएलपी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें कंपनी की चाहिए तो हम कंपनी को टिक कर लेंगे, ठीक है। कंपनी का आप नाम एंटर कर लो या सिन से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, तो ये सारे आप इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के रिगार्डिंग्स में फिल करो और उस इन्फॉर्मेशन को आप सबमिट करो, ठीक है। फिर जैसे ही आपने वो सबमिट किया, अब आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऊपर आपको कंपनी का नेम गिवन होगा, जो भी कंपनी का नाम आपने सिलेक्ट किया था बिगिनिंग में। देन आपको 2 चीजें गिवन होंगी, एक तो डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या व्यू करना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और कौन से ईयर का व्यू करना है, तो वो आपको ईयर भी दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका फर्दर, जैसे आप जब डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे, अभी याद है हमने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स है इनकॉर्पोरेशन के, डायरेक्टर है, चार्ज है, बैलेंस शीट है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट सर्च करना है उस पर आप क्या कर लो, क्लिक कर लो। तो डॉक्यूमेंट कैटेगरी में ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और उसमें से आपको जो भी सर्च करना है उसको सिलेक्ट कर लो। फिर आपका इसके नीचे देखो क्या गिवन है, ईयर ऑफ फाइलिंग, तो अगेन ऐसे ईयर की भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको जिस भी ईयर का चेक करना है आप वो ईयर को भी वहां पे क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो हमने ये दोनों चीजें क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। अब जो भी आपने सिलेक्ट किया है ना वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए हैं तो आपको 2 दिख गए, ठीक है। कि हमने क्या देखा है, एक तो आर्टिकल्स INC 34 और एक हमने MOA देखा है, स्पाइस प्लस अगर आपको याद हो तो हम पढ़ते थे 30 जो है 3 और 34, तो यहाँ पर वो आपको दोनों मिल जाएंगे और उनकी जो डेट ऑफ फाइलिंग की कंपनी ने उनको कब फाइल किया था वो भी उसके आगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने ये दोनों को क्या कर देना है, कार्ट में ऐड कर देना। जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो हम कार्ट में ऐड करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तरीके से आप खरीद रहे हो, खरीद तो क्या रहे हो, व्यू ही करने हैं हमें, तो वो जो सब कुछ है आप कार्ट में ऐड करो। फिर
जैसे ही आपने कार्ट में ऐड कर लिया है, अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट विंडो पे ले जाएगा कि जैसे दोनों फॉर्म 100 रुपए के हैं, तो आपको पेमेंट वहां पर करना है। फिर वही पेमेंट आपको किस ऑप्शन के थ्रू करना है, बैंक सेलेक्ट करनी है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, तो उसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। फाइन। और जब आपने ये पूरा काम कर लिया, ठीक है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, जब आपको व्यू करने हैं, आपने पेमेंट कर लिया, आपको डॉक्यूमेंट मिल गए, तो जो आपको वो डॉक्यूमेंट्स व्यू करने हैं, व्यू करने के लिए आपको याद है हमने एमसीए सर्विसेज, एकदम टॉप पे चलते हैं, हमने एमसीए सर्विसेज पे क्लिक किया था। एमसीए सर्विसेज के जस्ट पास में आपको माय वर्क स्पेस गिवन है। तो जब आपने वो डॉक्यूमेंट खरीद लिए है ना, तो वो आपके कहां पर शो हो जाएंगे, माय वर्क स्पेस में। तो आपको ऐसे वो लिस्ट दिख जाएगी ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि आपने ये डॉक्यूमेंट सारे परचेज कर रखे हैं और आपको व्यू करने हैं, तो आप उनको व्यू कर सकते हो। फाइन। तो ये हमारा पूरा हो गया प्रोसेस। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको थ्योरी फॉर्म में गिवन है, बट प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया, तब अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे प्रोसेस गिवन है। हाँ, तो अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल होंगे, अब वो अवेलेबल कितने टाइम तक रहेंगे, माय वर्क स्पेस में 7 डेज तक। ठीक है, कि जैसे आपने आज खरीदा तो अगले 7 डेज तक वो आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। तो विद इन 7 डेज आप उसको कभी भी ओपन कर सकते हो। और जैसे ही आपने उसको ओपन किया ना, तो आप मैक्सिमम सिर्फ कितने आवर्स के लिए वो चेक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, 3 घंटे। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने आज ओपन किया, ठीक है थोड़ा सा काम आज किया, अब कल काम कर लूंगी, नहीं। अगर आपने विद इन 7 डेज जब भी ओपन किया है, तो वो ओनली 3 घंटे के लिए अवेलेबल होंगे। 3 घंटे में जो काम करना है ना, वो काम कर लो। तो इसीलिए टाइम वही सूट आप करो, ओपन करो उस टाइम पे जब आप फ्री हो। 3 घंटे खत्म होते ही डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको वापस से फीस पे करके, अगर वापस से चाहिए, आपका कुछ रह गया, तो आपको वापस करना पड़ेगा, फीस जाएगी वापस से। तो इसीलिए जब भी आपको लग रहा है ना कि हम अब फ्री हैं, तो उसी दिन में करो, 7 डेज में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। चलो, तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, हमने एमसीए की वेबसाइट जो थी, वेबसाइट पे जाके हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करके डॉक्यूमेंट स्टडी कर लिए। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, कंपनी में जाओ और जाके वहां पे रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स जो भी हैं, वहां पे आप क्या कर लो, वेरीफाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगेन कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है कि ये सारी चीजें हैं जो आप कंपनी में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, एमओए हो गया, आर्टिकल्स हो गए, वो सब कुछ थे, बट हम तो क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। आरपीटी, ऑडिट रिपोर्ट्स हो गए, शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, चार्जेस हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, केएमपीस हो गए, जो भी चीजें आपको चाहिए वेरीफाई करने के लिए, तो आप कंपनी में जाके चेकिंग कर सकते हो। फाइन। देन थर्ड वही है, दोनों को आप आपस में क्या करो, क्रॉस वेरीफाई। देखो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ना आपको एक टेबल, एग्जाम्पल के लिए टेबल गिवन है कि अगर देखो आपको चेक करने की कंपनी का जो भी नाम है वो कंफर्म वही नाम है या झूठ तो नहीं बोल रही है, तो आप किससे चेक कर सकते हो, कंपनी का आप क्या देख लो, मेमोरेंडम देख लो, नेम क्लॉज होता है वहां पे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लो। ठीक है, वो सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक करनी है, तो आप क्या देख लो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लो। रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस चेक करनी है, तो एमओए का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देख लो। या हम लोग INC 22 फाइल करते हैं 30 डेज वाला, वो चेक कर लो। तो बेसिकली आपको बताया है कि आपको कोई भी चीज चेक करनी है, तो आप कौन से रिकॉर्ड से उसको चेक कर सकते हो। तो ये पूरी टेबल एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसके बाद में हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, वेरीफाई किया है, उस सारे डेटा को हम लोग आपस में क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, है ना। ऐसे अलग अलग थोड़ी डाल देंगे अपने आप देख ले, नहीं। आपका पर्पस ही क्या है, अलग अलग डेटा कलेक्ट करके कंपाइल करके एक रिपोर्ट में प्रिपेयर करके दो। तो कंपाइल करो और हमें सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। ठीक है, अच्छा सर्च रिपोर्ट जो है आपकी, उसका जो फॉर्मेट है, क्या ये फॉर्मेट किसी लॉ में गिवन है, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये हम क्यों करा रहे हैं, लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स है, डायरेक्टर्स है, ये अपने खुद की कन्वीनियंस के लिए करा रहे हैं ना, कि हमें डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो आप अगर रिपोर्ट बनवा रहे हो तो फॉर्मेट तो आप ही बताओगे। ठीक है, कि हमें ये लगता है कि आप ये वाला फॉर्मेट जो है वो यूज कर लो। ठीक है, तो जो क्लाइंट बता रहा है आपको फॉर्मेट, क्लाइंट यहाँ पे कौन है, लेंडर्स हो गए या डायरेक्टर, जो भी रिपोर्ट को बनवा रहा है, तो वो अपना फॉर्मेट बता देगा। तो वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्या करो, रिपोर्ट बना के दे दो। उसने फॉर्मेट नहीं बताया तो अपना खुद का फॉर्मेट यूज कर लो। ठीक है, प्रोफेशनल। तो बेसिकली अपने हो गए स्टेप्स। तो स्टेप्स तो 4 ही हैं। जो पॉइंट नंबर 5 है वो तो आपको सिर्फ क्या बता रहा है, फॉर्मेट क्या रहेगा। तो एमसीए पे जाओ, कंपनी में जाओ, क्रॉस वेरीफाई, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ में अपना ओपिनियन दे दो, एंड देन आपको लास्ट में क्या बता दिया, आपके जो फॉर्मेट है वो लॉ में एज सच कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो विद दिस जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट का हमारा सर्च एंड स्टेटस होता है कंप्लीट।
हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं हमारी सर्च रिपोर्ट अंडर आईपीआर लॉज। अब देखो आईपीआर है, तो सबसे पहले बेसिकली आपको बिगिन करने से पहले मीनिंग ऑफ आईपीआर बताना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन से आते हैं? ट्रेडमार्क्स, आपके पेटेंट्स, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशंस और कॉपीराइट, ये सब आ जाते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब हमने कैसे क्रिएट करी, वो हमारे माइंड से क्रिएट करी है, ठीक है, और जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से क्या करती है, डिस्टिंग करती है। तो अभी जो बेसिक्स जो हम इस वीडियो में पढ़कर आए हैं आईपीआर का मीनिंग, वो हमें अगले यहाँ पे गिवन है कि आईपीआर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक आता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट अलग से है, और उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। तो बिगिन करने से पहले आईपीआर की आप क्या डाल दो वहां पे? डेफिनेशन डाल दो, ठीक है। आप देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई भी आईपीआर के लिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएगा प्रोफेशनल, तो उसको क्या चेक करना होगा? एक कंपनी के पास में कितने आईपीआर अवेलेबल हैं, ठीक है, कितने आईपीआर जो है वो उसके खुद के हैं, कितने उसने असाइनमेंट से ले रखे हैं किसी और से। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ ऐसे आईपीआर जिसके लिए उसने एप्लीकेशन फाइल तो कर दी हो, पर एप्लीकेशन क्या वहाँ पे पेंडिंग चल रही हो, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं रिलेटेड टू आईपीआर, वो सब वो सर्च करेगा और उसके लिए वो क्या बनाएगा? रिपोर्ट। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है प्रोसीजर में, फर्स्ट हमारा स्टेप होना चाहिए प्रिपेयर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? टिक पॉइंट्स कि आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अक्वायर करने की जरूरत है, वो आपने चेकलिस्ट बना दो, ठीक है, कि जो भी आपके आईपीआर अवेलेबल है, कौन से पेंडिंग्स है, कौन से रजिस्टर्ड है, वो सब आपको चेक करने हैं। इसके बाद में देखो क्या होता है, अब ऐसे कुछ कुछ आईपी एसेट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको चाहिए, और कुछ कुछ होते हैं जो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, वो आपस में एक ज्वाइंट वेंचर करना चाहती हैं, और वो उस ज्वाइंट वेंचर के लिए कंपनी का एक कोई लेट्स से पेटेंट है, वो उस जेबी में उसको यूज करेंगे। तो अब जरूरी कंपनी के पास एक अकेला ही पेटेंट हो, कंपनी के पास में दो तीन चार और भी पेटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस ज्वाइंट वेंचर के लिए उसको पर्टिकुलरली वो अकेला एक पेटेंट देखना है। तो जब उसने लिस्ट बनाई होगी तो उसने टोटल पेटेंट देखे होंगे, लेकिन रेलेवेंट कितने हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए? एक ही पेटेंट रेलेवेंट है। तो आप क्या करो? रेलेवेंट को अलग करो, और इररेलेवेंट जो उस ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उनको अलग करो। इसके बाद जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई होगी आपको, अग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, वो सारे अग्रीमेंट्स वगैरह रिलेटेड टू आईपीआर, वो सारे अग्रीमेंट्स आप देख लो। उसके बाद वही है, हमने सब कुछ देखने के बाद वेरीफाई करना होता है, क्रॉस चेकिंग करो आप, ठीक है, अवेलेबल वेबसाइट वगैरह पे, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो, और इवन रजिस्ट्रेशन जहाँ पर करवाए वहां पे ऑफिस पे जाके आप चेकिंग कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है आपको? आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। उससे पहले एक और पॉइंट हमें गिवन है बेसिकली कि कुछ ऐसे आईपीज होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी हमने प्रॉपर्टी राइट्स उसके ऊपर ले ली, कि लेट्स से एप्लीकेशन फाइल की थी हमने, पेटेंट हमें मिल चुका। कुछ होते हैं प्रोटेक्टेबल, दैट मीन्स अभी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है लेट्स से, या आपको इन्वेंशन है मतलब आप सोच रहे हो उसके पेटेंट कराने के बारे में, तो प्रोटेक्टेड दैट मीन्स उसके ऊपर आपको राइट्स मिल चुके हैं। प्रोटेक्टेबल यानी आपको राइट्स मिलेंगे इन द नियर फ्यूचर। दोनों चेक करो, और उसके बाद में फाइनली आप क्या प्रिपेयर कर दो? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाकर प्रिपेयर कर दो, ठीक है। तो ये हमारे इसमें सारे के सारे स्टेप्स हो गए। बेसिक वही है, चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो सब कुछ, और उसको रिपोर्ट में बनाकर दे दो। फाइन। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें सर्च करनी रहेंगी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो कौन से डोमेस्टिक वाले हैं आपके पास पेटेंट्स, कौन से फॉरेन वाले हैं, कौन से कॉपीराइट्स हैं, देन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो क्या वो जो कंपनी है वो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रही है, लीक तो नहीं कर देती इन्फॉर्मेशन, क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है, कौन से रजिस्टर्ड है, कौन से अनरजिस्टर्ड है। तो जो भी हमने ऊपर बातें की है ना, उन सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या दे दिए? क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दिया है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लेना। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सर्च पे। जो हमारी नेक्स्ट सर्च है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च, ये मोस्ट कॉमन टाइप के सर्च है। अब देखो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बायर है और कोई सेलर है, अगर वो दोनों प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, खरीद रहा है और एक बेच रहा है, तो जो बायर है ऑब्वियसली उसको प्रॉपर्टी जो है वो इतनी सस्ती तो होती नहीं कि भाई 5 रुपए की 10 रुपए की है, कि ठीक है अगर गलत भी निकल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं, प्रॉपर्टी तो करोड़ों में आती है। तो इसीलिए आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको सब पता होना चाहिए, उसके क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं,
ओनरशिप एक्चुअल में किसके पास में है, ठीक है, लोकेशन क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जाननी होती है, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, प्रॉपर्टी टाइटल सर्च। अभी प्रॉपर्टी टाइटल सर्च के लिए कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी रहती है। देखो सबसे पहले क्या है, ओनरशिप स्टेटस। पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है, जिसको आप ओनर समझ रहे हो, क्या पता वो एक्चुअल ओनर हो ही नहीं, बेनामी प्रॉपर्टी निकल गई, आप क्या करोगे। तो आपको पता होना चाहिए स्टेटस ऑफ ओनरशिप। देन जो भी उसकी कॉपी है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा उसका, या जो आपकी खुद आप डीड बनाओगे, सेल डीड, वो सब भी आप चेक करोगे। लीगल डिस्क्रिप्शन, देन प्रीवियस ओनर कौन था, कि अभी जो रिसेंट ओनर है उससे पहले कौन ओनर था, कहीं उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। देन उसके ईजमेंट राइट्स और उसका पोजेशन। अब ऐसा भी तो होता है ना कि ओनर कोई और है पर पोजेशन किसी और के पास में होता है, रेंट पे दे रखी है, कोई जबरदस्ती चढ़कर बैठ गया है, तो जैसा भी है पोजेशन किसके पास में, ठीक है, कहीं वो लीज पे तो हमने नहीं दे रखी है, क्या हमने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज तो नहीं करा रखा है, क्या हमने जितने भी टैक्स और ड्यूज उस प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या वो हमने सारे पे किए हैं या नहीं किए हैं। कहीं प्रॉपर बैंक जो आपका ओनर है प्रॉपर्टी का वो बैंक तो नहीं होने वाला है, ठीक है। देन उसका ऑफिशियल मैप, कौन सी एरिया में प्रॉपर्टी है, केसेस वगैरह, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारी ही चीजें जो प्रोफेशनल है वो सर्च करेगा और आपको सर्च करके वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा, ठीक है। और उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगेन आप डिसाइड करोगे कि आपको जो प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टी सर्च। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सर्च रिपोर्ट अंडर सेबी, आरबीआई या स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो ये सारे रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। अब इन रेगुलेटर्स की हमारे ऊपर बहुत सारी रेगुलेशन वगैरह एप्लीकेबल होती है। तो आप यहाँ पर अगर आप चाहते हो, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है और आप जानना चाहते हो कि क्या इस कंपनी ने सेबी की सारी कंप्लायंसेस कर रखी है, क्या इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंप्लायंसेस कर रखी है, क्या कोई बैंक है तो क्या उसने आरबीआई की सारी कंप्लायंसेस कर रखी है क्या। तो कोई भी पर्सन वो चेक करवा सकता है, इवन रेगुलेटर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि इन सारे लॉज में पूरी कंप्लायंस हुई है या पूरी कंप्लायंस नहीं हुई है, तो उसकी अगर हम चेकिंग करा रहे हैं, दैट इज सर्च रिपोर्ट बेसिकली, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर, वो तो सबका प्रोसीजर सेम ही चल रहा है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, चेकलिस्ट। आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, आपको उसकी पहले चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो सारे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डेटा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल है कंपनी के पास में, कंपनी की वेबसाइट पे या सेबी की वेबसाइट पे, वो सब आपको डेटा चेक करना है और आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद आप फाइनली क्या बना दोगे, ड्राफ्ट कर लोगे रिपोर्ट को, ठीक है। ये सेम ही जो प्रोसेस है वो अभी आगे भी आएगा स्टॉक एक्सचेंज में। अब देखो यहाँ पर जैसे अभी आगे आपको हमने कंपनीज एक्ट में देखा था, तो आपको एग्जाम्पल दे रखे थे, बेसिकली लिस्ट दे रखी थी डॉक्यूमेंट्स की कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये आपको चेक करने होते हैं। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है कि देखो अगर आप पब्लिक इशू के कंप्लायंसेस चेक कर रहे हो तो आपका डीओडी होगा, आपके रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह होंगे, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको वो चेक करना है, ठीक है। अब अगर इनको इलैबोरेट कर रखा है, तो ये तो आप सब कुछ सेबी और सीएफ में पढ़ते ही हो, तो कुछ नया तो हम वैसे भी नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा राइट इशू होते हैं, तो जो आपका लेटर ऑफ ऑफर होता है राइट इशू के केस में जो फाइल होता है, आपको वो चेक करना है, ठीक है। अगर आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आपने उसमें भी ड्राफ्ट और फाइनल फाइल किया होगा। टेक ओवर के रेगुलेशंस अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो भी आपने लेटर ऑफ ऑफर, और देन एसए/एसटी आपने माना है नहीं माना है, तो ये सब आपको दे रखा है अलग अलग केस में। आपने रीड एंड रीड पढ़ा है सीएफ में, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो आपका प्रोफेशनल है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करेगा, फाइन। और तो ये सेबी का था कि सेबी के कंप्लायंसेस माने नहीं माने। और वैसे ही आप स्टॉक एक्सचेंज जो दो है हमारे एनएससी बीएससी, तो एक कंपनी को एक्सचेंज को भी बहुत सारी फाइलिंग्स वगैरह करनी होती है, फाइन। तो वो कंप्लायंसेस माने हैं या नहीं माने, उसके लिए हम कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंज सर्च रिपोर्ट। अगेन जो प्रोसेस हमने सेबी में रीड किया एज इट इज, इवन लैंग्वेज कुछ भी चेंज नहीं है। फर्स्ट आप क्या प्रिपेयर कर लो, चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लो। सेकेंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए होंगे, रिपोर्ट्स, डिस्क्लोजर्स, ऑफर डॉक्यूमेंट्स, उन सबको एनालाइज करो, कंपनी की रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई करो। और इसके अलावा फाइनली आप क्या प्रिपेयर कर लो, आपकी डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट है बेसिकली डॉक्यूमेंट की बेसिस पे वो आप प्रिपेयर कर दो। देन अगेन हमें यहाँ पर भी क्या गिवन है, जैसे सेबी में हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन थी, यहाँ पे भी हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है।
ठीक है। अब आपने एलओडीआर पढ़ा, आपको पता है कब कब कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, जैसे बोर्ड मीटिंग है तो उसके रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, एनुअल रिटर्न्स वगैरह जाती है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम्स जाते हैं, ठीक है। देन हमने रिपोर्टिंग पढ़ी है सीजी में, वो सारी रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है आपको, ठीक है। डी लिस्टिंग हो रहा है तो उस केस में रिपोर्टिंग जाती है। तो बेसिकली देन क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिजल्ट जाते हैं। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग जो आपको देने होते हैं एक्सचेंज को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करो, एनालाइज करो और उसके बेसिस पे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर को जो है वो, उसमें जो चार्जेस वाला पोर्शन है कंपनीज एक्ट वाला, वो सबसे सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा प्रॉपर्टी, आईपीआर, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब में प्रोसेस वही वही है। डॉक्यूमेंट्स लो, चेक करो, वेरीफाई करो, स्टेप 1 तो वही चेकलिस्ट का रहेगा, और एंड में उन सबको देखने के बाद में आप क्या कर लो, अपनी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट कर दो। किसको? जिसने भी क्लाइंट ने आपसे मांगी, फाइन, और उसके बेसिस पर वो डिसीजन ले लेगा उसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना।